बाजार बोलता है एफआईज डीआई से शुरुआत करते हैं। एफआईज तो अब नेट बायर हो गए हैं, ये एक अच्छी खबर मार्केट के लिए। और डीआईज अब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ये और दूसरी अच्छी खबर, क्योंकि आपका पैसा कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स में लगा हुआ है, वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो आपके अमाउंट, आपकी जो एसआईपीज हैं, आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें पैसा बढ़ता ही हुआ दिखेगा। डीआईज ने करीब 901 करोड़ की सेलिंग की कल के सत्र में, और एफआईज ने करीब 1798 करोड़ रुपए की बाइंग की है। तो ये अच्छा डेटा है इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव में। कुछ ही दिन डीआई सेल करते हैं, ज़्यादा दिन नहीं। इतने दिन से लगातार बाय कर रहे थे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, अच्छी बात है। एफआईज के लिए रूम दे रहे हैं, एफआईज उल्टा महंगा माल खरीद रहे हैं। देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स का हाल, वहाँ पर किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं आजकल पिछले 2 दिन से ग्लोबल मार्केट्स में। डाउ जोन्स 45,000 के पार पहली बार पहुंचा है, और ये अच्छी तेजी इस समय डाउ में देखने के लिए मिल रही है। लगातार अमेरिकन मार्केट्स अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, वहाँ पर नैस्डैक, S&P 500 सभी ऑल टाइम हाइस पर चल रहे हैं। शंघाई में आज हल्की सी तेजी देखने के लिए मिल रही है। हैंसेंग लेकिन 1% गिरा हुआ है। निकाई करीब आधा % ऊपर है, लेकिन कोस्पी जिस तरह से वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई थी, उसका इम्पैक्ट आज भी देखने के लिए मिल रहा है, करीब आधा % नीचे है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आज रडार पर हैं। ऑन द पॉजिटिव साइड तो बोरोसिल न्यू करीब 7% ऊपर है। पीजीएल करीब 5%, पारादीप फॉस्फेट करीब 5%, महाराष्ट्र सीमलेस 5%, पीपीएल फार्मा करीब 4.25% ऊपर है। तो ये कुल मिलाकर कुछ एक काउंटर है जहां पर की अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई, मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अंडर परफॉर्मर भी देख लेते हैं आज के मार्केट में कौन से काउंटर हैं जो वीकनेस दिखा रहे हैं। उसमें ग्रेफाइट यहाँ पर अच्छी तेजी के बाद आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। जीनस पावर 5% नीचे है, सिरमा करीब 4%, डिविस लैब 3.5%, ऑयल इंडिया करीब 3% नीचे है। तो काफ़ी कुछ काउंटर्स हैं जो अलग अलग कारणों से नीचे भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होगा, तो उस पर नज़र डालते हैं। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि फ्रांस में कल रात एक वोटिंग हुई थी, और उसमें जो लोअर हाउस था वहाँ से वोटिंग सरकार के विपक्ष में गई और सरकार के पक्ष में नहीं गई, और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ रहा है। अगर हम देखें तो 3 महीने पहले ही ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बने थे, माइकल बार्नियर, और उनको अब 3 महीने में ही अपनी सीट खाली छोड़नी होगी, क्योंकि वहाँ पर कोएलिशन गवर्नमेंट थी। विपक्ष ने उनके खिलाफ वोटिंग की और सरकार गिर गई है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्रधानमंत्री तो जा ही रहे हैं, हालांकि राष्ट्रपति मैक्रॉन, जो कि वहाँ पर सबसे बड़ी ग्लोबल फिगर माने जाते हैं इस समय, उनका भी कार्यकाल 2 साल का ही बचा है, और अब मांग ये हो रही है कि वो भी रेजिग्नेशन दें। हालांकि उन पर अभी पूरी तरह से प्रेशर तो उतना माउंट नहीं हुआ है, लेकिन मांग हो रही है। अब ये देखना होगा कि क्या फ्रांस में भी पॉलिटिकली क्राइसिस शुरू हो चुका है या ये बढ़ जाएगा, कितना बड़ा बनेगा, ये सभी जानते हैं। और क्या कुछ इसका इम्पैक्ट होगा उन कंपनीज़ पर जो कि फ्रांस बेस्ड हैं और इंडिया में लिस्टेड हैं, लाइक सैनोफी, सेंट गोबिन, श्नाइडर इलेक्ट्रिक। रॉबिन जी, कैसे देख रहे हैं ये फ्रांस का पॉलिटिकल क्राइसिस, और ये इसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा ग्लोबल मार्केट्स पर? क्या कुछ कौन से सेक्टर्स पर ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है ये? देखिए, किसी भी देश की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, आई मीन ये अच्छी न्यूज़ तो वैसे भी नहीं है। आई मीन दैट हैज़ अ वेरी डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट। और जैसे आपने बोला कि अभी वो जो रेजिग्नेशन हुआ, अब उसका प्रेशर और बढ़ गया, क्रिटिसिज्म और बढ़ जाएगा प्रेसिडेंट के ऊपर, राइट? जो कि उनके पुरानी डिसीजन, पुरानी उनके जो अलायंसेस रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म रहा है। और आई थिंक वो आर्टिकल उन्होंने एक इन्वोक किया, जिसमें दे वर ट्राइंग टू पास द लॉ विदाउट वोट, पार्लियामेंट्री वोट। उसकी वजह से जो पूरा उनका फार राइट, फार लेफ्ट विंग था, वो नो कॉन्फिडेंस में रिजल्ट हुआ और गवर्नमेंट गिर गई। कंपनीज का आपने कुछ नाम लिया, मैं कुछ में उनमें कवर भी करता हूँ, कुछ नहीं भी करता हूँ। लेकिन किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि नई गवर्नमेंट जब बनती है, उनकी क्या पॉलिसीज हैं, उनकी क्या। ऑफ कोर्स दीज कंपनीज हैव गुड ऑपरेशंस, बिग ऑपरेशंस, सक्सेसफुल, गुड मार्जिन्स इन इंडिया। लेकिन और एक्सपेंशन, चाहे वो फार्मा स्पेसिफिक कंपनी आपने नाम ली, या ग्लासवेयर स्पेसिफिक कंपनी आपने नाम ली, या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड ट्रांसफार्मर की जो कंपनी है वो आपने नाम ली, दे ऑल आर वेरी सक्सेसफुल बिजनेस इन इंडिया। लेकिन जब भी एक मेजर गवर्नमेंट चेंज होगा, उनकी उनका इम्पैक्ट, हाँ ज़रूर डायरेक्ट इंडिया पे इम्पैक्ट अभी अनक्लियर है।
लेकिन जो भी नया इन्वेस्टमेंट कंपनी को किसी देश में करना होता है, उसे अपनी कंट्री की क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, उस कंपनी का क्या टाइज हैं विद अदर कंट्री, इम्पैक्ट होता है। मुझे लगता है वही वेट एंड वेट सिचुएशन हो जाती है। एनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय मार्केट, मार्केट के लिए वो अच्छी न्यूज़ नहीं होती है। और थोड़ा देखना है इसको। और कंपनी जहाँ का आपने नाम लिया और मैंने भी कवर किया, दे आर वेरी सक्सेसफुल बिजनेसेस इन इंडिया। उनको कहीं ना कहीं हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो उनके, आई मीन ऑफ कोर्स इंडिया का उनका मैनेजमेंट यूनिक है, आई मीन दे हैव देयर ओन वर्किंग स्टाइल, बट जो ऊपर से जो गवर्नमेंट बनेगा, उनके जो टाइज होंगे हमारी कंट्री के साथ, या जो इंटरनल टैक्सेशन उन कंपनीज में इम्पैक्ट होगा, वो हमारे पे अल्टीमेटली इम्पैक्ट करता है। तो अच्छी न्यूज़ नहीं है। थोड़ा वेट करके देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट रहता है। बिल्कुल, तो अच्छी न्यूज़ नहीं है और इम्पैक्ट देखना होगा, क्योंकि अगर पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ता है तो जनरली होता क्या है कि फॉरेन पॉलिसीज़ जो होती हैं या जो उस देश का बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है किसी देश में, वो काफ़ी कुछ इम्पैक्ट होता है। यस। और इन कंपनीज़ के थ्रू ही वो इन्वेस्टमेंट कई बार आता है, और वो इन्वेस्टमेंट अगर प्रॉब्लम में आता है तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो पड़ता है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आज होने जा रहा है, वो है ओपेक प्लस देशों की बैठक, जिसमें कि माना जा रहा है कि तेल सप्लाई पर जो फैसला होगा वो काफ़ी अहम होगा। वो इसलिए क्योंकि गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं कि जो उनकी प्रोडक्शन कट है वो अप्रैल तक चलेगा, और बात हो रही थी सप्लाई बढ़ाने को लेकर, लेकिन अब क्या फ़ैसला लेता है ओपेक कंट्री, वो देखना होगा। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट कहती है कि 2025 में जो चीन है वहाँ से तेल की डिमांड घट जाएगी। तो अब ओपेक सारी चीज़ों को कंसीडर करके ही अपना कुछ डिसीजन लेगा। मे बी कि स्टेटस को ही रहे। मार्केट के जो वाइडर पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस तरह का भी बयान मान रहे हैं कि कुछ खास ओपेक की बैठक में आज नहीं होने वाला, लेकिन मीटिंग से पहले कल क्रूड ऑयल करीब 1.5% नीचे आ चुका है। सर, कैसे देखें ओपेक प्लस देशों की बैठक, जहां पर कि उनको पता है कि अगर वो प्राइस को स्टेबल रखना चाहते हैं तो उनको प्रोडक्शन कट रखना पड़ेगा। प्रोडक्शन कट करते हैं तो उन्हीं के जो विधिंदा ग्रुप है उसमें कई कंट्री उनके खिलाफ हो जाते हैं। प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस स्टेबल नहीं रह पाते, क्योंकि डिमांड थोड़ी कम हो रही है, खासतौर से चीन जैसे देशों से। क्या करेंगे सर ओपेक प्लस, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडियन ऑयल कंपनीज पर, लाइक IOC, BPCL, HPCL, इस पूरे सेक्टर पर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर? जी देखिए, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ओपेक का ये है कि प्राइस को स्टेबलाइज किया जाए, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। अब उसको स्टेबलाइज करने के लिए सप्लाई डिमांड मैच होनी है। डिमांड नहीं है, ये सच्चाई है। आप अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देखो, यूएस में अभी ऑफ कोर्स विंटर हीटिंग के लिए भी रॉ जो अल्टीमेट प्रोडक्ट चाहिए, उस वो वहाँ पे दे आर, अगर उनका रिसेंट नंबर आप देखो तो दैट इज इन नाउ एक्सेस। तो जो जो आउटपुट है वो भी ओवर सप्लाई है, विच मीन्स डिमांड नहीं आएगी। और जो रिपोर्ट आपने जिक्र किया बैंक ऑफ अमेरिका का, आई थिंक $75 पर बैरल का एक, और प्राइस अभी उससे भी कम चल रहा है। सो मुझे लगता है कि जो एक्सटेंशन है कि प्राइस की हम लोग नहीं, जैसे दिसंबर 24 तक की बात थी कि दे विल काइंड ऑफ कट दी प्रोडक्शन, ना उसको अप्रैल मार्च अप्रैल की जो बात हो रही है, आई थिंक दैट विल बी दी डिसीजन। मुझे लगता है कि अभी कट ही रहेगा प्रोडक्शन, जैसे कि प्राइस में थोड़ा स्टेबिलिटी आए। जहाँ तक इस सेक्टर के ऊपर है, हमारे पास दोनों साइड ऑफ द कॉइन है। हमारे पास अपस्ट्रीम कंपनीज भी हैं, हमारे पास डाउनस्ट्रीम कंपनीज भी हैं। प्राइस का घटना हमारी ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट के लिए, बिकॉज वी आर इन अ वे नेट इम्पोर्टर्स, तो हमारी बैलेंस शीट के लिए तो अच्छा है। लेकिन दोनों तरफ से आप देखोगे कि अगर अगर प्राइस नहीं बढ़ेगा तो जो एक्सपोर्ट कर रही हैं कंपनीज, उनका रेवेन्यू तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट होता है, तो वो हमें कहीं ना कहीं कंसिडर करना है। लेकिन अगर प्राइस घट जाता है, आई मीन देखिए, दोनों मैंने बोला हमारे देश में, जैसे आपने कुछ कंपनीज का नाम लिया, आई जस्ट अवॉइड टेकिंग नेम्स, बट बोथ द कंपनीज यू टुक नेम दोनों कैटेगरी में, दे आर इनकमिंग एंड दे आर काइंड ऑफ अपस्ट्रीम एंड बिल्कुल सर, मैं डाउनस्ट्रीम। कैटेगरी पूछ लेता हूँ आपसे कि लाइक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं और ऑयल अपस्ट्रीम कंपनीज हैं, और इन दोनों में बता दीजिए, या रिफाइनिंग कंपनीज ले लीजिए, रिफाइनिंग कंपनीज वर्सेस ऑयल मार्केटिंग या कंपनीज। देखिए, जितना भी ऑयल इंपोर्टर्स हैं उनका तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम हुआ,
राइट, बट रेवेन्यू ऑफ द प्रोड्यूसर्स कम, इम्पैक्ट हुआ। सो इट इज़ लाइक दैट। तो आपको आपको पॉकेट्स देखनी है। डिमांड चाइना की जो आई थिंक बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट की बात हुई, वो जो कि वो डिमांड भी कम होगी, वो बात भी कहीं ना कहीं वैलिड है। वो भी शायद आज कंसिडर किया जाएगा कि हमें प्रोडक्शन रोकना है। और इंडिया, स्पेशली ऑन इंडिया कंपनीज इम्पैक्ट, जितनी भी हमारी क्या, जैसे मैंने बोला, जितने भी हमारी ऑयल इंपोर्टर्स हैं उनको बेनिफिट है, बिकॉज वो उन्हें सस्ता मिल रहा है, प्राइस घट रहा है। लेकिन जितने भी हमारे अपस्ट्रीम प्रोड्यूसर्स हैं उनका रेवेन्यू इम्पैक्ट हो रहा है, अगर आप उस तरीके से इनको बांटो। बिल्कुल। लेकिन और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट भी हैं। ओपेक की बैठक पर तो ध्यान रखना होगा कि क्या कुछ फैसला वो लेते हैं। और कच्चा तेल नीचे आता है तो जनरली हम देखते हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर चलते हैं, क्योंकि उनको क्रूड सस्ता मिलने लगता है। जी। अगर क्रूड ऑयल ऊपर चलता है तो कई बार क्या होता है कि स्प्रेड क्रिएट हो जाता है क्रूड के बीच में, जिसका फ़ायदा रिफाइनिंग कंपनीज उठा लेती हैं। जी। तो ये थोड़ा सा बोथ साइड है। अब देखना होगा कि क्रूड किस करवट बैठता है ओपेक के डिसीजन के बाद। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि हो रहा है वो अमेरिका में, कल फैड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में कुछ बातें कही हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि ब्याज दरें घटाने की जल्दी तो उनको नहीं है। उसका कारण है कि इकोनॉमी मजबूत स्थिति में अमेरिका की, उनको नहीं लगता कि इकोनॉमी अगर कमज़ोर हो तो डेफिनेटली उनको इंटरेस्ट रेट कट करने का प्रेशर रहता है, लेकिन अभी नहीं है। वो बोल रहे कि लेबर मार्केट भी ठीक है, वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट का डेटा भी ठीक आ रहा है। और महंगाई जो है उनका जो 2% का इन्फ्लेशन का टारगेट है उससे अभी भी थोड़ा सा ऊपर ही चल रही है। तो इसलिए वो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे कोई भी इंटरेस्ट रेट कट एग्रेसिवली लेने के लिए। तो ये माना जा रहा है कि दिसंबर में रेट कट होगा या नहीं होगा, अब इसको लेकर क्वेश्चन मार्क हो गए हैं, क्योंकि 17-18 दिसंबर को फेड की बैठक होने जा रही है। सर, कैसे देख रहे हैं फेड की बैठक को और उसका इम्पैक्ट इंडियन बैंकिंग सेक्टर पर? जी, हमने पिछली बार भी डिस्कस किया, जो हमारा सीएमई टूल था वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ रही थी रेट कट की, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है अगेन वेरी नॉट वेरी पॉजिटिव। हम लोग तो चाह रहे हैं कि रेट कट हो, अल्टीमेटली डॉलर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीकनिंग स्टार्ट हो, मनी आउटफ्लो हो, इमर्जिंग मार्केट्स में आए, हमारे पास आए। लेकिन अगर रेट कट नहीं है तो बैंकिंग सेक्टर, चाहे अपना आईटी सेक्टर, दोनों पे इम्पैक्ट होता है। और ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन इज इन कंट्रोल, थोड़ा सा आई थिंक वो 2.2 और 2.3 का डिफरेंस था जो हमने पिछले बार भी डिस्कस किया था। सो अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है देन रेट कट विल बी नेचुरल। लेकिन आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो बोल के कि इन्फ्लेशन अभी भी हमारे नंबर अचीव नहीं हुआ है, तो वो स्टेटमेंट आया। नॉट वेरी प्रॉमिसिंग मुझे लगता है। रेट कट नहीं होगा तो आरबीआई को भी एक बहुत सॉलिड स्टेंस लेना पड़ेगा कि वहाँ रेट नहीं कट हो रहे हैं, हम यहाँ पे रेट कट की खुद एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, हमारी भी पॉलिसी आनी है। और उल्टा रेट बढ़ ना जाए। उल्टा रेट बढ़ने से दो भाग हो गए इसके कि आईटी कंपनीज जो एक्सपोर्ट कर रही हैं वहाँ डॉलर बड़ा अच्छा हुआ तो दे हैव गुड काइंड ऑफ मार्जिन्स। लेकिन हमारे जो बैंक, हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी क्रेडिट ग्रोथ, उनकी लोन ग्रोथ तभी बढ़ती है जब रेट कट्स होते हैं। वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है बैंक्स को। तो बैंक्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का। और आईटी पे अगर आप एक्सपोर्ट हैवी हो, विच इज़ यूजुअली द केस, डॉलर के बढ़ने से फ़ायदा होता है। लेकिन रुपी साथ साथ वीक भी हो रहा है। यहाँ पे दो चीज़ें साथ साथ हो रही हैं, रेट नहीं कट हो रहा और रुपी वीक हो रहा है, तो वहाँ पे हमें एक डायनेमिक्स देखने पड़ेंगे। और नॉट वेरी प्रॉमिसिंग स्टिल द मीटिंग जो आपने 18-19 दिसंबर की बात है, ऐसा नहीं है कि डिसीजन इज टेकन राइट, डिसीजन तो तभी पता चलेगा। बट वी वुड लाइक टू सी फेड कट, रेट कट करना स्टार्ट करें। आई थिंक दैट इज गुड फॉर अस एज अ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट्स। बिल्कुल। तो फेड ऑलरेडी 2 रेट कट तो ले चुका है, 50 बेसिस पॉइंट के, 25 बेसिस पॉइंट के। लेकिन दिसंबर की पॉलिसी भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की पॉलिसी अपना रहे हैं, ये माना जा रहा है कि जितना वो टैरिफ लगाएंगे दुनिया भर में, हर 1% का टैरिफ लगाने पे, खासतौर से चाइना के, उनका खुद का इन्फ्लेशन 0.1% बढ़ जाएगा। तो वो 10% के टैरिफ अगर लगाते तो उनका खुद का इन्फ्लेशन 1% बढ़ जाएगा। और उसके बाद फेड गवर्नर की जो जॉब होगी वो और ज़्यादा टफ हो जाएगी। वो अभी तक इंटरेस्ट रेट कट की बात कर रहे थे, और वहाँ पर जब इन्फ्लेशन ही बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर होगा कि वो इंटरेस्ट रेट कट ना ही कर सकें। अब ये देखना होगा कि ट्रंप किस तरह की पॉलिसी लेकर आते हैं। लेकिन एक पॉलिसी कल इंडिया में भी आनी है सर, वो है आरबीआई पॉलिसी। क्या कुछ उम्मीदें हैं
माना तो ये जा रहा है, मार्केट तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट में कोई कट यहाँ भी नहीं होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि डॉलर लगातार स्ट्रेंथ हो रहा है, जैसे कि आप बता भी रहे थे। उसके चलते जो बास्केट ऑफ द करेंसीज हैं वो वीक होती जा रही हैं। इंडियन रुपी ऑल टाइम लोस के पास चल रहा है और 84.73, हम 85 के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। जेपी मॉर्गन की हमने एक रिपोर्ट भी पीछे डिस्कस की थी, उन्होंने कहा था कि जून तक सारी दुनिया की जो इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज हैं वो 5-5% टूट जाएंगी। कैसे देखें सर? हमने पिछली बारी बात की कि डॉलर, उस दिन शायद डॉलर ने पहली बार ब्रेक लिया था 8 वीक्स के एक रन के बाद। तो हमने कहा था कि ये सिर्फ एक पॉज है, डॉलर आसानी से वीक नहीं होना, क्योंकि वैसे भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ट्रम्प इज द वन हु वुड। आप देखो ट्वीट्स आ रहे हैं, खुला खुले ट्वीट्स आ रहे हैं सारी कंट्रीज को कि हम क्या क्या कर सकते हैं अगर आपने ब्रिक्स ने अपनी अगर करेंसी सोची, अगर एंड देन हाउ डॉलर कहाँ पोजिशन है। तो आरबीआई की पॉलिसी का मेरा ये अनुमान है कि अभी तो रेट कट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ऑफ कोर्स इट इज मोर टू डू विद व्हाट इकोनॉमिस्ट विल डिसाइड, बट रेट कट नहीं लग रहा है। ऊपर से अभी जो नए स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इन्फ्लेशन नंबर्स दिख रहे हैं, अभी जो आपने पूरा पूरा उदाहरण दिया, तो आरबीआई का डायरेक्ट इंस्टेंस फेड की पॉलिसीज़ के ऊपर ड्राइव होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें अपना भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। हमारे जो जीडीपी की ग्रोथ आई है, जो इतनी स्लो आई है, जो कि एंटिसिपेटेड भी थी, थोड़ी ज़्यादा स्लो आ गई एंटिसिपेशन से, उसके लिए भी आई डोंट थिंक अभी आरबीआई will be able to change rates as of now। रेपो रेट आई थिंक सेम रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, तो रेपो रेट सेम रहेगा और इंटरेस्ट रेट में कोई ज़्यादा बदलाव की उम्मीदें किसी को भी नहीं दिख रही हैं। जहाँ तक और उसका क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ, जहाँ तुमने बोला कि कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट है ब्रॉड सेक्टर्स पे, तो देखिए करेंसी वीक होना बहुत सारे सेक्टर्स को नुकसान पहुंचाता है। चाहे हमारी जहाँ पे जिनकी भी एक्सटर्नल बोरोइंग्स हैं, राइट, इन फॉरेन करेंसी, कुछ हमारी टूर एंड ट्रैवल बड़ी कंपनीज हैं जहाँ पे लोग टूर बाहर जाते हैं। जब जब डॉलर स्ट्रांग है, इंडिया रुपी वीक है, तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। आप खर्चा बढ़ेगा तो आप वेकेशंस कम करोगे, तो डिमांड कम होगी। तो वो एक स्ट्रैटेजिकली एक 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 वो पोजीशन ऐसा हो जाता है कि वो जो कंपनीज करेंसी पे बहुत डिपेंडेंट हैं, जिनका मेन बिजनेस ही डिमांड पे है, और डिमांड वीक होता है बिकॉज आप खर्चा आपका ज़्यादा होगा जब आप घूमने जाओगे, बिकॉज ऑफ योर वीक करेंसी, कहीं ना कहीं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। और जहाँ तक हमारी एनबीएफसीज हैं या बैंक्स हैं, जब तक आरबीआई एक इंस्टेंस नहीं लेगा, जब तक यहाँ रेट कट नहीं होंगे, वहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ नहीं होगी, लोन ग्रोथ नहीं होगी, तो वहाँ पे भी थोड़ा स्लो डाउन, विच इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। सो हमें व्हाट वी वुड लाइक टू सी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे और रेट्स कम हो, दैट इज़ वेयर द क्रेडिट ग्रोथ कम्स, ऐसा सोचें आप तो। बिल्कुल। तो ये तो हमें सोचना होगा पॉलिसी फ्रंट पर, लेकिन स्टॉक फ्रंट पर क्या सोचना है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार अरुण जी। नमस्ते सर। अंशुल जी, मैं जानता हूं कि आपका हम काफ़ी वक्त ले रहे हैं आजकल। आप मॉर्निंग में भी थे और शुक्रिया हमसे हमें ज़्यादा वक्त देने के लिए। लेकिन मार्केट की स्थितियां कुछ ऐसी हैं अंशुल जी। आज ये मार्केट में जिस तरह से मैंने देखा कि 539 24539 का निफ्टी ने हाई लगाया, वहाँ से एक शार्प थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया और 370 के ऑड लेवल्स तक आसपास आ गया था निफ्टी। अब 413 पर चल रहा है। सर, कैसे देख रहे हैं आज निफ्टी की चाल? देखिए सर, मैं पिछले 2 दिन से कहते आ रहा हूँ 24,550 ये मेजर रेजिस्टेंस है और 53,200 ये मेजर रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी पे। यहाँ तक हमने हार्ड रन अप लिया है। इसके बाद हम कंसोलिडेट करते हुए देखेंगे, क्योंकि आप डेस्टिनेशन पे पहुंचे हैं, तो आप पहले 1-2 दिन आराम करेंगे, उसके बाद फिर नई मूव लेंगे। तो अब यहाँ से कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है। पुल बैक में जो मेजर सपोर्ट है 24,360 24,370 की जोन है निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी पे थोड़ी सी नीचे है 52,800 के करीब। तो ये सपोर्ट जोन मेरे को लग रहा है कि टेस्ट होंगे और होल्ड होंगे, और 2-4 दिन कंसोलिडेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेग ऑफ रैली में बैंक निफ्टी हमको 25,200 दिखती है और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई दिखती है। वेरी नाइस। तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई दिखती है। तो अंशुल जी, 53,000 पर चल रही है, 53,100 के आसपास। क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? देखिए, HDFC बैंक आपको याद होगा, मैं पिछले 2 महीने से बार बार बोलते आ रहा हूँ कि प्रीएम्प्टिव भी बाई कर सकते हैं, ब्रेकआउट भी बाई कर सकते हैं। 1760 से ऑलरेडी 1860 रुपए हो गया है, और इस ब्रेकआउट का टारगेट 2200 रुपए है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस 2050 के आसपास है। तो अगर HDFC बैंक इतना चलता है, तो निफ्टी में बट नेचुरल है कि आप 55,000 55,500 तक की रैली मान के चलो।
मतलब बाकी सारे बैंकों को जबरदस्त गिरना पड़ेगा, तब अकेले एचडीएफसी बैंक के मूव को काउंटर कर पाएंगे, क्योंकि वेटेज इतना ज्यादा है। दूसरा, मेरे को आईसीआईसीआई बैंक में भी ब्रेकआउट दिख रहा है, कॉन्टिनेंटल पैटर्न की फॉर्मेशन है, वो भी 1425 1430 तक लग रहा है। अगर ये दोनों हैवी वेट चल जाते हैं तो 55,000 प्लस लेवल बैंक निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल बात नहीं होगी। एक दो खबरें भी हैं अंशुल जी, उन पे मैं एक बार गौर फरमा लेता हूं। वोडाफोन आइडिया यहाँ पर खबर है 2000 करोड़ रुपए का फंड जुटाने को लेकर 9 दिसंबर को बोर्ड बैठक होने जा रही है, जिसमें कि प्रेफरेंशियल इशू के जरिए वोडाफोन ग्रुप से कंपनी रकम जुटाएगी, उनको शेयर जारी भी कर सकती है, कन्वर्टेबल शेयर भी हो सकते हैं। साथ ही अगर देखें तो वोडाफोन पीएलसी अपना 3% हिस्सा इंडस टावर में बेच रही है, जिसमें कि करीब 8 करोड़ शेयर होंगे उनके और इंडस टावर में, जो कि करीब 10 करोड़ डॉलर में बेचे जा रहे हैं। सिटी की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि ये जो डेवलपमेंट है ये इंडस टावर के लिए पॉजिटिव है, और क्योंकि इंडस टावर का 3% स्टेक बचा था, इंडस टावर में वोडाफोन पीएलसी का केवल 3% स्टेक बचा था, और वो अब पूरी तरह से एग्जिट कर लेंगे, और जो पैसा उनको मिलेगा उससे वो एक डिविडेंड भी दे सकते हैं, जो कि 7 रुपये पर शेयर का हो सकता है। अंशुल जी, दोनों काउंटर्स पर आपकी राय, इंडस टावर वर्सेस वोडाफोन आइडिया, क्या करना है अभी? देखिए, इंडस टावर में तो बटली वीवैप के ऊपर आके सस्टेन कर रहे हैं, तो जब तक स्टॉक 350 340 के लेवल होल्ड कर रहा है, हाई लाइकली है कि 425 रुपए तक निकल जाएगा। वहीं आइडिया पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ, मैं प्रीवियसली भी बुलिश कभी नहीं रहा, जब अच्छी न्यूज पीआर के थ्रू फ्लो हो रही थी तब भी मैं बेरिश था, अभी भी मेरे को 5 रुपए 70 पैसे आते हुए दिख रहा है। बिल्कुल अंशुल जी की राय, वोडाफोन आइडिया से अभी दूर रहें, लेकिन इंडस टावर पॉजिटिव लग रहा है। अंशुल जी, एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि हुआ है वो है इंद्रप्रस्थ गैस पर। यहाँ पर बोनस शेयर को लेकर बोर्ड बैठक होने जा रही है 10 दिसंबर को, और इसमें देखें तो कंपनी फर्स्ट टाइम बोनस को लेकर कुछ मीटिंग करने जा रही है, और अब माना ही जा रहा है कि बोनस तो आ ही जाएगा, रेशो डिसाइड हो जाएगा। बोनस ये पहली बार देगी अपनी लाइफ में, लेकिन अगर इनका हिस्ट्री उठाकर देखें तो स्टॉक स्प्लिट जरूर कंपनी ने किया था 2017 में, जिसमें कि इन्होंने अपने जो शेयर की फेस वैल्यू थी वो 10 से घटाकर 2 रुपये कर दी थी, यानी कि शेयर को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। सर, कैसे देखें आईजीएल को अब? देखिए, आईजीएल में जिस हिसाब से स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन आया है, पहले रिजल्ट थोड़े से खराब थे, दूसरा जो गैस वाला इशू हुआ था कि गैस ही नहीं मिलेगी तो अब बेचेंगे, गैस इतनी कम सप्लाई दे रहे थे, तो थोड़ा सा फंडामेंटल्स खराब हो रहे थे कंपनी के मेन धंधे को लेके, तो मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ करना ही था। बोनस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस लाएगी मैनेजमेंट के और कंपनी के अंदर, तो एटलीस्ट ये दिखा रहा है कि मैनेजमेंट प्रोएक्टिव है और छोटे इन्वेस्टर की तरफ फ्रेंडली है। तो जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, एक गैप छूटा हुआ है 405 रुपए के आसपास, वहां पे जाके डिसाइड करेंगे कि और एक्सटेंड करेगा या नीचे आएगा, वहां तक तो चला जाएगा। फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड करना चाहिए, जिनके पास है वो 404 पे दोबारा सवाल पूछें। बिल्कुल, तो इंद्रप्रस्थ गैस पर आपको राय मिल गई होगी, लेकिन रॉबिन जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में आपने पिछले 2 महीने में क्या किया? आई मीन किस पर्टिकुलर सेक्टर में वेटेज बढ़ाया, कहाँ पर आपने किस सेक्टर में बाइंग की, किस सेक्टर में आपको लगा कि वैल्यूएशन रिच हो गई हैं, यहाँ से निकल जाना चाहिए? मे भी आपने उस 3 महीने पहले किया हो ये काम, सितंबर में किया होगा, सितंबर में किया हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको रिच वैल्यूएशन मिली होंगी। जी, हम लोग का, अगर आप रीबैलेंस हम लोग बोलते हैं अपनी बास्केट्स का, 10 अक्टूबर हमने रीबैलेंस ट्रिगर किया था। पिछले 2 महीने में कोई चेंजेस नहीं करे, क्योंकि 10 को हम मार्केट की वीकनिंग हमने फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से, मैं मार्केट को चार, मैंने शायद लास्ट टाइम भी बताया था, मैं मार्केट को 4 क्वाड्रेंट में बांट देता हूँ कि मार्केट में कम से कम 25% कंपनियों में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हमारा अपना तरीका है स्ट्रेंथ निकालने का, हमारा अपना एक, हम लोग एक कॉन्फिडेंस फॉलो करते हैं। सो मार्केट ने स्ट्रेंथ अपनी तोड़ दी थी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, हमने 10 अक्टूबर को अपना लास्ट रीबैलेंस किया है। अब हम रीबैलेंस शुरू कर रहे हैं, बिकॉज हमें अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है नए नए सेक्टर्स में, कुछ नई कंपनीज में, जो जहाँ जहाँ देखिए कुछ केमिकल्स हमारे स्पेस में हमारे पास बहुत अच्छे कवरेज था, वो कंपनीज अभी भी बहुत बहुत अच्छे प्राइस पे आज मिल रही हैं जो हमारे पोर्टफोलियो में थी। और हमने ऐसा किया, आप समझो कि वी मूव टू 2 मेन सेक्टर्स। हमने एनबीएफसीज पे कवरेज अपना बढ़ाया है, हमने प्राइवेट बैंक्स पे अपना कवरेज बढ़ाया है, हमने आईटी में अपना कवरेज बढ़ाया है। ये हमारे 3 मेन चेंजेस थे वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में, प्राइवेट बैंक्स में, आईटी में, पिछले 2 महीने में। बाकी जिस स्पेस को हमने वी टू गो आउट, कंज्यूमर स्पेस से वी वी रिड्यूस आवर पोजीशन,
वहाँ पे कंजम्पशन में हमने अपनी पोजीशन कम करी थी। कुछ प्रॉफिट्स बुक किए थे हमने केमिकल स्पेस में। कुछ कंपनीज जो हमारे पास रही हमारे पिछले 2 महीने में, जो अभी भी जो वापस से जब थोड़ी सी रिकवरी मार्केट में थोड़ा पुल बैक आया है, वो काउंटर्स वापस से अपने प्रीवियस हाई पे आ चुके हैं। सो हमारा फोकस, जैसे मैंने बोला, हम अपनी 8 बास्केट में सबको रिबैलेंस इन 10 दिनों में कर रहे हैं। हमारा पूरा फोकस शिफ्ट है टुवर्ड्स द सेक्टर्स। जैसे मैंने आपको 3-4 नाम बताए, आईटी की तरफ है, केमिकल्स की तरफ है, फाइनेंशियल सर्विसेज में स्पेशली जो हमारा वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, कैपिटल मार्केट्स हैं, डिपॉजिटरीज हैं, क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, उनकी तरफ है। और कुछ हमारे काउंटर्स, मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, हम कुछ काउंटर्स जो हमारे हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक चेन्स हैं इंडिया में, बड़ी अच्छी वेल रन, उनके हमने मूव किया था। तो हमने पिछले 2 महीने में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करे, क्योंकि मार्केट सिर्फ वेट एंड वॉच था। वो मार्केट की स्ट्रेंथ जो हम बोलते हैं एक 7-8% पे आ गई थी, और मार्केट में कुछ अल्फा जनरेट करने के लिए हमें लगता है कि मार्केट में 50% मार्केट में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। वहाँ पे हम अपनी स्किल, अपनी रिसर्च को एक अल्फा जनरेट करते हैं। तो मार्केट 70-80% स्ट्रेंथ में था पिछले साल की जर्नी में। मार्केट वो अभी 7-8% स्ट्रेंथ में आ गया था। मार्केट में अभी 20% स्ट्रेंथ आई है। मार्केट अभी भी अपने लास्ट क्वाड्रेंट, हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, हम लोग मार्केट अभी भी लास्ट क्वाड्रेंट में है। तो मार्केट में बुल रन वापस नहीं आया है, लेकिन एक पुल बैक आया है। तो क्या है, वो मार्केट लास्ट क्वाड्रेंट से एक थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकता है कि एक नया पोजीशन बनाया जाए, वो देखना है। हमने अपनी वेटेज बढ़ाई है अपनी कुछ कंपनीज में जो कि काफ़ी गिर गई, अच्छी कंपनीज हैं, वेल रन कंपनीज हैं, उनमें अपनी वेटेज बढ़ाना शुरू करिए। ये हम अभी काफ़ी रिजेक्ट कर रहे हैं, बट बहुत अच्छा मौका मिला है। जो लोग नहीं कर पाए सितंबर एंड में, अक्टूबर फर्स्ट वीक में, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने पोर्टफोलियोज को रिजेक्ट करने की, क्योंकि आधी रिकवरी हो चुकी है। बिल्कुल, तो आधी रिकवरी हो चुकी है, लेकिन ये रिकवरी पूरी कब होगी ये भी देखना होगा। कितनी रिकवरी के भी आगे बढ़ सकते हैं शेयर्स, वो भी देखना होगा। रॉबिन जी, आप जुड़े हमारे साथ सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच विवेक जी। थैंक यू।